जय हिंद एवरीवन। मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग अपना जो करंट अफेयर सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग जो नवंबर मंथ का जो करंट अफेयर है उसमें से हम लोग आज इकोनॉमी वाला सेक्शन करेंगे। ठीक है, तो कल इकोनॉमी सेक्शन जो है कंप्लीट हो गया था, कुछ शॉर्ट न्यूज रह गए थे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी मैगजीन्स में शॉर्ट न्यूज होते हैं वो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग तेजी से देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अगर आपको ये सीरीज सही लग रहा हो, ठीक है, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक जो है वो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है आप लोग नाम सुनते ही होंगे। तो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये गठित हुआ था एक प्रकार से आरबीआई एक्ट 1934। तो आरबीआई एक्ट 1934 जो है इसके अंतर्गत जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है बनाई गई थी। तो कुछ फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें कुल मिला के 6 मेंबर्स होते हैं, तो इसमें कुल मिला के 6 मेंबर्स होते हैं। तो जो फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं पहले बता दे रहा हूँ। और इसके जो गवर्नर होते हैं, आरबीआई जो गवर्नर होते हैं, मेरे ख्याल से शक्तिकांत दास हैं, तो एक प्रकार से वो चेयरमैन होते हैं। तो गवर्नर जो होते हैं आरबीआई के वो क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो वो चेयरमैन होते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि भाई आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। और इसमें जो 6 मेंबर्स होते हैं इनमें से जो 3 मेंबर होते हैं वो आरबीआई से होते हैं। एक गवर्नर होते हैं और एक जो है एक प्रकार से जो वाइस गवर्नर कह लीजिए, जो वाइस चेयरमैन होते हैं। और इसके अलावा जो है एक प्रकार से एक और मेंबर होते हैं। ठीक है, तीन तीन आरबीआई से होते हैं और 3 जो है गवर्नमेंट एक प्रकार से अपॉइंट करती है। ठीक, तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि भाई इसमें 6 मेंबर होते हैं। इसका काम क्या होता है? तो बेसिकली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है इसका काम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इनका काम होता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का ये मतलब है कि भाई जो इन्फ्लेशन है उसको कंटेन करती है। कि अभी फिलहाल जो टारगेट है वो है 2% टू 6%। मतलब इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन रेट जो है वो 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 2% से कम नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली इसका काम यही है कि जो इन्फ्लेशन रेट है एक प्रकार से उसको टारगेट करती है। अब वो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत करती है। वैसे कुछ एक प्रकार से जो जो तरीके हैं वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के, वो कुछ नहीं है, बस रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है। ठीक है, तो एक प्रकार से जो है इसके तहत मतलब इंटरेस्ट रेट को जो है कंट्रोल करके जो है वो एक प्रकार से मॉनेटरी पॉलिसी के तहत इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है और एक तरीके से लोगों के हाथ में ढेर सारा पैसा है जिसकी वजह से किसी भी चीज की जो वैल्यू है, जो उसका सामान का जो है वो बढ़ चुका है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ा हुआ है तो क्या करेगी? जो आरबीआई है वो रेपो रेट को बढ़ा देगी। आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देगी तो फिर बैंक क्या करेगी? बैंक जो है, चूंकि रेपो रेट क्या होता है कि भाई जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंक जो है, जो आरबीआई है वो बैंक को पैसा देती है। आरबीआई किसको पैसा देती है? बैंक को। आरबीआई बैंक को पैसा देगी, मुफ्त का देगी नहीं। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी। तो जिस इंटरेस्ट रेट पे वो आरबीआई बैंक को पैसा देती है उसको रेपो रेट कहते हैं। अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया मतलब इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज किया, फिर बैंक क्या करेगा? बैंक अपने जेब से थोड़ा ना देगा। बैंक जो है, जो हम लोग जैसे कंज्यूमर हैं, मान लीजिए कंज्यूमर, तो जो कंज्यूमर है, ठीक है, तो कंज्यूमर से क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। और फिर इंटरेस्ट रेट अगर कंज्यूमर को बढ़ा दिया तो इसको बेसिकली क्या होगा कि भाई एक प्रकार से लोग लोन लेना कम कर देंगे। ठीक है, लोगों के पास पैसा जो है इनडायरेक्टली कम आएगा, तो उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन जो है अपने आप कंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये तरीका है कि आरबीआई जो है ढेर सारा पैसा अगर मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है तो आरबीआई जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। उसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी या कह लीजिए कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो टाइट है, तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी भी आप कह सकते हैं। ठीक है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अगर आरबीआई जो है कंट्रोल करने की कोशिश करे। फॉर एग्जांपल आरबीआई इन्फ्लेशन रेट को बढ़ाना चाहती है मार्केट में। ठीक है, तो बढ़ाना चाहती है, उसके लिए क्या करेगी? उल्टा करेगी। जो रेपो रेट है उसको क्या कर देगी? उसको कम कर देगी। तो रेपो रेट को अगर कम कर देगी तो क्या होगा? एक प्रकार से बैंक जो है वो भी अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देगी। तो बैंक जो है लोन का इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, तो क्या होगा? एक प्रकार से मार्केट जो है फिर से लोगों के पास पैसा आएगा, लोग लोन ले सकेंगे ज्यादा ज्यादा संख्या में। उससे क्या होगा? फिर से इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगा। तो इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन रेट एक प्रकार से क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आरबीआई कंट्रोल करती है और इसको क्या कहते हैं? एक्सपेंशनरी पॉलिसी। इसको क्या कहते हैं? अगर ऐसा करती है आरबीआई, इन्फ्लेशन एक प्रकार से जब बढ़ता है और मार्केट में ज्यादा पैसा जाता है, इसको क्या कहते हैं? एक्सपेंशनरी पॉलिसी, या कह दीजिए लूज मॉनेटरी पॉलिसी। लूज मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, आपको मोटा मोटी समझ में आ गया कि भाई ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसका मतलब क्या है, ये क्यों गठित हुआ था और आरबीआई एक्ट के तहत हुआ था, आपको ये पता होना चाहिए। और इसका ये जो रिपोर्ट बेसिकली जारी करते रहती है आरबीआई और गवर्नमेंट किस प्रकार से सबमिट करती है कि भाई कितना इन्फ्लेशन टारगेटिंग ये कर, इसको काम है इन्फ्लेशन टारगेट करना कि भाई 2% से 6% के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए।
तो हाल में इसने गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट किया है, और ये एक साल में 4 बार, ठीक है, तो मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर। तो एक साल में जो है 4 टाइम इन अ ईयर, ठीक है, तो एक साल में 4 बार जो है ये एक प्रकार से इनकी मीटिंग होती है, ठीक है। तो ये सभी जो है आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इशूज विद, चूंकि ये सभी शॉर्ट न्यूज है, बहुत ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। इशूज विद ग्लोबल परसेप्शन इंडेक्सेस, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, इन रिसेंट इंडिया रैंकिंग इन स्कोर्स हैव डिक्लाइन ऑन नंबर ऑफ ग्लोबल ओपिनियंस। तो बेसिकली जितने भी इसे रिपोर्ट आते हैं, ठीक है, जो भी रिपोर्ट्स जनरली जारी होते हैं जिसमें इंडिया की रैंकिंग दिखाई जाती है, वो क्या होते हैं, वो एक प्रकार से इंटरनेशनल रिपोर्ट्स होते हैं, ठीक है। कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो बेसिकली जो है वो रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है। तो ऐसा एक प्रकार से जो इकोनॉमिकली एडवाइजरी काउंसिल है प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टेचुरी बॉडी होती है, जो कि प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करती है इकोनॉमी से रिलेटेड इश्यूज में, ठीक है। मतलब जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको सलाह देती है जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड मुद्दे होते हैं, ठीक है। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टेचुरी बॉडी है, आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए, ठीक। तो इसने बेसिकली स्टडी किया कि भाई जो भी रिपोर्ट आते हैं एक प्रकार से ग्लोबली, फ्रीडम इन वर्ल्ड इंडेक्स, इसके अलावा ये वेराइटी ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट, ठीक है, वेराइटी ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट एक प्रकार से ये है, और इसके अलावा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिलीज करती है। तो ये सभी रैंकिंग इंडिया की बहुत अच्छी नहीं देती है, जैसे कि ये वाला जो इंस्टीट्यूट, जो ये वाला जो इंडेक्स है, इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है उसको इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के अंदर इंडिया आ गया, कि भाई इंडिया में एक प्रकार से ऑटोक्रेसी है। ऑटोक्रेसी समझते हैं कि भाई ऑटोक्रेसी का मतलब कुछ व्यक्ति जो है वही शासन कर रहे हैं, मतलब डेमोक्रेसी नहीं है, ऐसा इसका कहना है। इंडिया की रैंकिंग निकाली, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के हिसाब से फ्लॉड डेमोक्रेसी है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें डेमोक्रेसी में इंडिया में ढेर सारी कमियां हैं। तो इंडिया की डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, जो हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशनल जो फोर फादर्स थे, जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम पे चलेगा। मतलब जो लोग हैं, लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, ठीक है, और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव जो है एक प्रकार से उनमें से कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और उसके बाद जो है वही वही जो है जनता की एक प्रकार से सेवा करेंगे, जनता की जरूरतों का ध्यान रखेंगे। लेकिन इन रिपोर्ट्स के अनुसार जो है अभी डेमोक्रेटिक सिस्टम इंडिया में बहुत ही अच्छा नहीं है, बहुत ही खराब है, ठीक है, ये रिपोर्ट ऐसा करते हैं। तो भाई उसी पे स्टडी करने के लिए इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है उसने स्टडी किया कि भाई ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है इंटरनेशनली, इसमें क्या कमियां हैं, ठीक है। तो कमियां कुछ दिखी, कमियां ये दिखी कि भाई जो रिपोर्ट जारी करने वाला व्यक्ति है, हो सकता है वो इंडिया कभी आया भी ना हो, ठीक है, दूर से कुछ डाटा को रीड करके। तो कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि भाई ठीक से सर्वे नहीं करते हैं, ठीक है, और ऐसा, और या हो सकता है इंटेंशनली जो है इंडिया के इमेज को टारगेट किया जाए। तो ये सभी पॉइंट्स हो सकते हैं, तो उसको लेके बेसिकली स्टडी किया गया है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए भाई ये रिपोर्ट जो है, ये इंडेक्सेस जो है कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन जारी करती हैं, ज्यादा इसमें कुछ डिटेल में नहीं जाना है, ठीक। नेक्स्ट इज स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन में जो यही है कि भाई कई स्टेट जो है वो नीति आयोग एक प्रकार से अप्रोच किया कि भाई नीति आयोग जो है ये बनाया गया था, आपको सबसे पहले पता होगा था, नीति आयोग के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि भाई नीति आयोग जो है ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टेचुरी बॉडी है। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टेचुरी बॉडी है। और जो प्लानिंग कमीशन इंडिया से पहले था, जो कि एक प्रकार से प्लानिंग, जो इसका काम था कि भाई अगले 5 साल क्या प्लानिंग होगा, क्या एग्जीक्यूशन होगा, कौन कौन से प्रोजेक्ट चलेंगे, तो बेसिकली जो है उसकी जगह पे ये नीति आयोग लाया गया था। और ये बॉटम अप अप्रोच, मतलब जो है नीचे से ऊपर तक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब ये है कि भाई एक प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और हो सके तो लोकल गवर्नमेंट एक प्रकार से जो है मिलकर मिलकर जो है किसी भी चीज को, कार्य को किस प्रकार से अच्छे तरीके से करें, आपस में किस प्रकार से सामंजस्य हो, ठीक है, और सभी में पावर्स डिवाइडेड हो, तो भाई उस दिशा में जो है काम किया जाए। तो शुरुआत का जो एक काम था, जो प्लानिंग कमीशन वाला था, इसमें वन साइज फिट ऑल वाला था कि भाई एक प्लानिंग की जाती थी सेंट्रल बेसिस पे अगले 5 साल के लिए, उसमें बेसिकली ज्यादा चेंजेस नहीं होते थे। और चूंकि हर स्टेट की, चूंकि इंडिया में काफी ज्यादा स्टेट्स हैं, ठीक है, इंडिया में काफी ज्यादा स्टेट्स हैं, मेरे ख्याल से 27 स्टेट है, 9 यूटी है, ठीक है। तो इतने सारे स्टेट हैं, हर जगह ट्राइबल पॉपुलेशन है, हर जगह अलग अलग कास्ट हैं, सब ढेर सारी चीजें हैं। किसी किसी स्टेट का डेवलपमेंट हो गया, कहीं पे भाई डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो हर स्टेट की अलग अलग समस्याएं हैं, समझ रहे हैं ना, हर स्टेट की अलग अलग समस्याएं हैं। तो जो प्लानिंग कमीशन वाला जो अप्रोच था वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था, मतलब उससे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई नीति आयोग का निर्माण किया जाए। नीति आयोग में कई प्रकार की काउंसिल बनी, ठीक है, तो नीति आयोग के जो चेयरमैन बने वो अपने प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। नीति आयोग के चेयरमैन आपसे पूछ दिया जाए कौन है, तो वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक। सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो वाइस चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन को प्राइम मिनिस्टर अलॉट करते हैं, ठीक है। तो वाइस चेयरपर्सन का नाम आपको पता होना चाहिए, सुमन बेरी नाम है। तो ये सभी जो आपके पीसीएस वाले जो भी हैं, या यूपीएससी में भी हो सकता है कि ऑप्शन में पूछ दिया जाए कि वाइस चेयरपर्सन कौन है, और सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर,
इन दोनों का नाम याद रखिएगा। तो सीईओ का नाम परमेश्वरन अय्यर है, परमेश्वरन, ठीक है, तो परमेश्वरन, ठीक। तो परमेश्वरन अय्यर और ठीक इनका नाम जो है वो सुमन बेरी, इन दोनों का नाम याद रखिएगा। तो बेसिकली इसके अलावा जो क्या कहते हैं गवर्निंग काउंसिल होती है, गवर्निंग काउंसिल में जो होते हैं वो सभी सीएम, जितने भी स्टेट होते हैं उनके सीएम होते हैं और गवर्नर्स होते हैं। तो एक प्रकार से जो है सभी को एक प्रकार से इंक्लूड किया गया, ठीक है। और स्टडी क्या आता है ग्राउंड लेवल से हर स्टेट का एक प्रकार से जो है आपस में किस प्रकार से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे बढ़ावा देने के लिए और डेवलपमेंट में जो है सबको सहभागीदारी इंक्लूड करने के लिए, सबको एक प्रकार से इंक्लूड करने के लिए। तो ये जो है नीति आयोग का पर्पज था, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये टॉपिक है उसमें यही है कि भाई कई स्टेट जो है वो नीति आयोग को एक प्रकार से अप्रोच किया कि भाई कुछ स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से जो है गठित किया जाए, कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए ताकि जिस प्रकार से नीति आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिस पे जो है काम करती है, वैसे ही जैसे स्टेट गवर्नमेंट है और उसके जो लोकल यूनिट्स है, जैसे लोकल गवर्नमेंट है, मतलब अर्बन लोकल गवर्नमेंट में आपका और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आ गया, और जैसे रूरल में आपका पंचायती राज आ गया, तो सबको किस प्रकार से इंक्लूड किया जाए, इंक्लूसिव ग्रोथ पे एक प्रकार से काम किया जाए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की दिशा में किस प्रकार से काम किया जाए, बॉटम अप अप्रोच वाला जो एक प्रकार से इनिशिएटिव है, जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति किस प्रकार से हो, समझ रहे हैं। तो बेसिकली जो है यही न्यूज में था। इसके अलावा नीति आयोग की चर्चा चल रही थी, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि इन सभी के नाम याद रखिएगा, ये सभी आपके पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे नीति आयोग जो है काफी ज्यादा रिपोर्ट्स, कई ऐसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो है वो जारी करती है, जिनका नाम काफियों को आप न्यूज में आते ही रहते हैं, बाकी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि एचडीजी इंडिया इंडेक्स, ठीक है। तो ग्लोबली भी जो है एसडीजी इंडेक्स निकाला जाता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए भाई कौन निकालता है। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है ये इंडिया का एसडीजी इंडेक्स निकाला जाता है, हर स्टेट इसमें हर स्टेट की रैंकिंग होती है। इसके अलावा अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। इसके अलावा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, तो इनोवेशन कितना हो रहा है भाई, तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। और इसके अलावा गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ठीक है, इसके अलावा गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो ये सभी इंडेक्स जो है वो नीति आयोग के प्रकार से जो है निकालती है, ठीक। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग देखते हैं, ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज। तो ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज कुछ भी नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का प्रकार से ये है कि भाई जो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग मान लीजिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऑटो यूज कर सकते हैं, हम लोग बस यूज कर सकते हैं, अगर आप मेट्रो सिटीज में या जहाँ पे मेट्रो फैसिलिटी है वहाँ आप मेट्रो यूज कर सकते हैं, बाकी हम लोग ट्रेन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी हम लोग फैसिलिटी जनरली जो है एक प्रकार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज करते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो भी है उसको किस प्रकार से सेफ बनाए, ठीक है, अफोर्डेबल, मतलब उसका भाड़ा जो है किराया जो है बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है। और इसके अलावा कंफर्टेबल, ठीक है, तो कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हो, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए बहुत ज्यादा इसमें से ग्रीन हाउस गैस एमिशन, मतलब ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है। तो ये सारी दिशा में किस प्रकार से काम किया जाए। इसके अलावा मान लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल्स, फ्लेक्स व्हीकल्स, इसको किस प्रकार से जो है प्रमोट किया जाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल्स को किस प्रकार से प्रमोट किया जाए, तो ये सारी चीजों को किस प्रकार से ध्यान देना है। तो इसके लिए जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट, आईटीडीपी, ठीक है। आईटीडीपी और वर्ल्ड बैंक इसके साथ मिलके जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मोहवा, इसने मिलके जो है ये ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज ये रिपोर्ट, एक प्रकार से ये जो चैलेंज है ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो आपको जो है इस इनिशिएटिव का नाम याद रखना है, कौन सा मिनिस्ट्री और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है, आपको इसका नाम याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट इज मार्क पोर्टल। तो मार्क का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ क्या है, मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रेजिलियंस एंड ग्रोथ पोर्टल, ठीक है। तो ये जो है एक प्रकार से जो भी डाइवर्स सेक्टर्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स में जो स्टार्टअप्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स में जो भी स्टार्टअप्स हैं, तो इसका जो बेसिकली जो डिपार्टमेंट है वो डीपीपीआईटी है, ठीक है। तो डीपीआईआईटी बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसके अंतर्गत ये डिपार्टमेंट है। तो जो भी एक प्रकार से स्टार्टअप्स हैं, जो भी अलग अलग दिशा में, स्टार्टअप्स के अंदर बहुत कुछ आ जाता है, समझ रहे हैं ना, ढेर सारे स्टार्टअप्स में हो जाते हैं लाखों की संख्या में, उसको किस प्रकार से जो है उनको गाइडेंस करना है, ठीक है, उनकी हैंड होल्डिंग, उनको सपोर्ट किस प्रकार से करना है, उसके लिए पोर्टल, जैसे वेब पोर्टल होता है उस प्रकार से एक पोर्टल बनाया गया, मतलब एक वेबसाइट समझ लीजिए, वेबसाइट बनाया गया, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये बताना चाहिए कि भाई ये आपसे पूछ दे एग्जाम में कि भाई मार्क पोर्टल किस लिए है, तो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए डीपीवीआईटी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री द्वारा बनाया गया एक प्रकार से एप्लीकेशन है, पोर्टल है, ठीक। नेक्स्ट इज फ्रेमवर्क टू चेक फेक रिव्यूज ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो आप लोग अमेजन, फ्लिपकार्ट और ढेर सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोग सामान खरीदते हैं समय समय पर। तो बेसिकली उसमें क्या होता है, जैसे कोई भी सामान होता है उसका रिव्यू होता है, ये सामान बहुत अच्छा है, ये है वो है, ठीक है। तो उसमें हो सकते हैं कई रिव्यू जो होते हैं वो
उस कंपनी जो भी सामान वो प्रोडक्ट जो है कंपनी बेचती है उसके द्वारा एक प्रकार से जो है वो किए जाते हैं, मतलब फेक रिव्यू होते हैं, जो मतलब कंज्यूमर खरीदा भी नहीं उसके बेसिस और उसने रिव्यू दे दिया, तो किसी के बेसिकली फेक रिव्यू एक प्रकार से होता है। तो वो बेसिकली मिसगाइड करता है। मान लीजिए आपने कोई सामान जो है वो अच्छा नहीं है लेकिन उस पर रिव्यू काफी अच्छा है, आपने वो सामान खरीद लिया, बाद में वो डिफेक्टिव निकला, ठीक है, तो फेक रिव्यू काफी संख्या में होती है, तो उसको किस प्रकार से जो है स्टैंडर्ड, उसका भी स्टैंडर्ड, रिव्यू का भी एक प्रकार से स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाए, तो उसके लिए जो है BIS, BIS जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसका हम अभी आगे देखेंगे। ये एक प्रकार से नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है भाई, स्टैंडर्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ढेर सारी चीजें होती हैं, उसका स्टैंडर्ड डिसाइड करती है। तो यहाँ रिव्यू रिव्यू जो है फेक रिव्यू ना हो उसकी दिशा में ये काम किया गया है, ठीक है। तो BIS के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट इज ड्राफ्ट स्टैंडर्ड नेशनल एक्शन प्लान। तो ड्राफ्ट स्टैंडर्ड नेशनल एक्शन प्लान जो है ये इसके बारे में हम लोग देखते हैं बेसिकली ये क्या है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रिलीज ड्राफ्ट स्टैंडर्ड नेशनल एक्शन प्लान, ठीक है। तो BIS जो है इसने जो है ये नेशनल स्टैंडर्ड एक्शन, ये स्टैंडर्ड नेशनल एक्शन प्लान जो है इसका ड्राफ्ट बनाया है, ठीक है। ये बेसिकली सेट ऑफ एक्शंस दैट वुड एनेबल BIS टू फुलफिल इट्स मैंडेट एज अ नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी एंड डिलीवर स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंग टू द मार्केट नीड एंड एफिशिएंट टाइमली मैनर। तो BIS जैसा कि मैंने बताया कि BIS जो है ये बॉडी है, ठीक है, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ये ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर इसके अंतर्गत ये बॉडी है, ठीक, पहली बात। और इसका काम क्या है, क्वालिटी ऑफ सर्टिफिकेशन फॉर गुड्स, मतलब जो भी सामान मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है, तो उसका सर्टिफाई करना, भाई वो सामान सही आ रहा है नहीं आ रहा। आपके पास कोई भी सामान आ रहा है, आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप टीवी ले रहे हैं, आप फ्रिज ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, ठीक है, वो बेसिकली जो है सही क्वालिटी है या नहीं है उसको चेक कौन करेगा, तो सर्टिफिकेशन मार्क जो है एक प्रकार से इसका काम है कि सही सर्टिफिकेशन करता है। और इस स्टेचुरी बॉडी है, आप ध्यान रखिएगा BIS जो है वो स्टेचुरी बॉडी है, किसके तहत, BIS एक्ट 2016 के तहत, ठीक। तो ये सभी पॉइंट्स पहली बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक, कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, सर्टिफिकेशन मार्क नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है, और BIS एक्ट 2016 के अंतर्गत जो है वो एक ये स्टेचुरी बॉडी है, ठीक। इसके अलावा कई सर्टिफिकेशन मार्क्स होते हैं, समझ रहे हैं ना, कई सर्टिफिकेशन मार्क्स होते हैं जो कि बेसिकली अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। मान लीजिए एक ISI मार्क बहुत ही कॉमन है, ISI मार्क्स, ठीक है, तो ये मार्क आपसे पूछ दिया जाए भाई कौन किस किस प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है जो भी आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, चाहे सीमेंट हो गया, ठीक है, सीमेंट हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, टीवी, फ्रिज, जो भी वॉशिंग मशीन, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो सीमेंट हो गया, क्या स्टील प्रोडक्ट्स में आपके नल हो सकते हैं, ढेर सारी चीजें हो सकती हैं स्टील की बनती हैं, तो स्टील प्रोडक्ट्स के लिए बेसिकली है, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल मतलब मान लीजिए वायर है या स्विच है, ये ढेर सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सभी जो भी है, चाहे सिलेंडर हो गया, जो सिलेंडर हम लोग LPG सिलेंडर यूज करते हैं उस पर भी ISI मार्क चाहिए। इसके अलावा आपका जो भी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर हो गया, तो ड्रिंकिंग वाटर मान लीजिए कि भाई जो ड्रिंकिंग वाटर आप लोग पानी पीते हैं, ट्रेन में जाते होंगे पानी पीते होंगे, ठीक है, तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए ये चाहिए होता है। तो आपसे एग्जाम अगर पूछ दिया जाए भाई कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो है वो ISI मार्क्स लगा होता है, तो हाँ सही है। और जो ISI मार्क जो है एक प्रकार सर्टिफाइड बाय है BIS, ठीक। इसके अलावा टायर्स, जो भी आपकी स्कूटी और बाइक और जो गाड़ियों में टायर्स लगते हैं, ठीक है, तो ये सभी आपको पॉइंट पता होना चाहिए भाई, ये मार्क्स जो है वो किस किस प्रोडक्ट पे जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक एग मार्क होता है, एग मार्क। तो एग मार्क से जो AG है, एग्रीकल्चरल एक प्रकार से मान लीजिए कि भाई याद करने के लिए, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए होता है, ठीक है। और ये डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन, तो डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग, ये सभी पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ठीक है, एंड इंस्पेक्शन। और ये जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक। तो ये इसके अंतर्गत आता है, और ये एग मार्क जो है वो इशू करता है। और जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे पल्सेज, मान लीजिए आप दाल, पैक्ड दाल आपके पास आ रहा है, या कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स आपके पास आ रहा है, समझ रहे हैं ना। इसके अलावा स्पाइसेज, जो मसाले आपके पास पैक होके आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल, आप फॉर्चून का ऑयल यूज कर रहे हैं किसी भी चीज का, चाहे आप राइस यूज कर रहे हैं, आप एक प्रकार से आटा यूज कर रहे हैं आशीर्वाद का, ठीक है, उस पे जो है वो एक प्रकार से ये मार्किंग रहेगी, एक मार्क की, ठीक है। इसके अलावा FPO, तो ये जो होता है फ्रूट के लिए होता है, F जो है यहाँ फ्रूट के लिए, ठीक है। तो FPO जो है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, और FPO जो है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो है ये कंट्रोल करती है। और बेसिकली जो भी आप जैसे जूस पीते हैं, कुछ भी आप इस प्रकार से ड्रिंक पी रहे हैं जिसमें बोला जाता है फ्रूट है, तो फ्रूट जूस जितने भी प्रकार से हो गए, या फ्रूट जैम हो गया, तो ये सभी जो है FPO मार्किंग उस पर होती है, ठीक है। इसके अलावा BIS हॉल मार्क,
तो BIS हॉलमार्क जो है ये आप लोग तो इसका काफी ऐड देखते होंगे, जो दूरदर्शन देखते होंगे शुरुआत में बचपन में, उस पे काफी ऐड आता था भाई, कोई भी सोना खरीदते हैं चांदी खरीदते हैं तो उस पे BIS हॉलमार्क जरूर चेक कर लें, ठीक है, कि है या नहीं है, ठीक है। तो आप लोग भी अगर गोल्ड चेक खरीदते हैं तो BIS हॉलमार्क चेक कर लिया कीजिए। बेसिकली जो भी प्रीशियस मेटल्स होते हैं, सोना चांदी या डायमंड, उस पर एक प्रकार से जो है ये हॉलमार्क BIS का दिया जाता है, ठीक। तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, गुड्स ट्रेड बैरोमीटर। तो गुड्स ट्रेड बैरोमीटर जो है ये बेसिकली ये WTO, तो WTO ने जो है भाई ट्रेड के लिए एक प्रकार से जो है ये इंडेक्स निकाला जाता है, ठीक है। तो WTO के द्वारा ये इंडेक्स है, ठीक है, टुवर्ड शोइंग द ट्रेड ग्रोथ। तो ट्रेड ग्रोथ के बारे में एक प्रकार से ज्यादा इसमें डिटेल में जाना है, बस आपको पता होना चाहिए गुड्स ट्रेड बैरोमीटर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक प्रकार से मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में जो कि ट्रेड में किसी प्रकार का हर्डल ना हो, उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो बेसिकली WTO का ये एक प्रकार से इंडेक्स है और ये चेक करता है जो गुड ट्रेड बैरोमीटर है, अगर इसकी वैल्यू अगर 100 से ज्यादा हो, इसमें इंडेक्स में है 100 से ज्यादा अगर इसकी वैल्यू हो, तो बेसिकली जो है जो ग्रोथ है वो अच्छी दिशा में है, ठीक है। अगर 100 से कम हो, ठीक है, तो बिलो ट्रेंड ग्रोथ। तो ये आपको पता होना चाहिए, बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो एक प्रकार से वर्ल्ड ट्रेड है उसके लिए इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर फॉर वर्ल्ड ट्रेड, ठीक। बाकी इसमें लीडिंग इंडिकेटर फॉर वर्ल्ड ट्रेड प्रोवाइडिंग रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेड ट्रेजेक्ट्री, ठीक। तो बस आपको बस 2 पॉइंट रखना है, गुड ट्रेड बैरोमीटर WTO, इसके अलावा कुछ नहीं। नेक्स्ट इंडिया फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग। तो भाई जो शिपिंग सेक्टर आप लोग पढ़ते होंगे, हर साल 2 साल पे बेसिकली ऐसा न्यूज आता है कि भाई उस शिप से इतना ऑयल सीप हो गया, मतलब शिप पलट गई या कुछ हुआ, उससे जितना भी 1 मिलियन, मतलब कितना टन टन समझते हैं, एक टन में 1000 किलो होता है, कितना टन ऑयल जो है वो ओशियन में गिर जाता है, क्या होता है फिर ओशियन में वाटर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। ढेर सारी चीजें होती हैं वहां पे जो भी एक प्रकार से मरीन मरीन ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके लिए हार्मफुल है। तो भाई ग्रीन ट्रांसपोर्ट का मतलब यही है कि भाई जो शिपिंग है, शिपिंग को किस प्रकार से जो है हम लोग एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बनाए, शिपिंग सेक्टर। और शिपिंग में जो प्रकार से जो हम लोग ऑयल यूज करते हैं वो डीजल का ही एक ऑयल यूज होता है, डीजल, ठीक है। और उस ऑयल को बेसिकली कहते हैं HFO, हैवी फ्यूल ऑयल। क्या कहते हैं? HFO, ठीक है, हैवी फ्यूल ऑयल। एक प्रकार से डीजल ही यूज होता है, ठीक है। तो जो आजकल हम लोग शिपिंग, इसको किस प्रकार से जो है ऐसा कुछ हम लोग अल्टरनेटिव लाएं, या तो अल्टरनेटिव लाएं ताकि हम लोग एक प्रकार से ग्रीन शिपिंग, तो ग्रीन शिपिंग आपसे पूछ दिया जाए क्या होता है, तो बस यही है, कुछ नहीं, कि किस प्रकार से कार्बन न्यूट्रलिटी और शिपिंग सेक्टर को किस प्रकार से एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हम लोग बना सके, और कुछ इसमें पढ़ने को नहीं है, ठीक है। तो ये नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग, बस आपको पता होना चाहिए, लॉन्च किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे ने, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। तो ये तो मैं पहले भी जो है कई बार बता चुका हूँ कि ये रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट FAO के बारे में मैंने कई बार बताया है, 10 बार 15 बार बता चुका हूँ। ये यूनाइटेड नेशन का एक प्रकार से बॉडी है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम इटली है, और 1945 में स्टेब्लिश हुआ था। इसका काम होता है फूड सिक्योरिटी, जैसे इंडिया में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना, कि भाई जिसके तहत जो है जो कम प्राइसेस पे जो है, जो भी एक प्रकार से लोग होते हैं, प्रायोरिटी हाउस होल्डर होते हैं, उनको क्या करते हैं, ग्रेन्स हम लोग देते हैं। यहाँ भी क्या है, फूड सिक्योरिटी की दिशा में दुनिया में काम करती है, कि भाई गरीबी को भूख को मिटाना है, ठीक है। तो जो SDG 2 मेरे ख्याल से टारगेट है, उसको अचीव करना है। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ एग्रीकल्चर ऑटोमेशन। तो इसमें जो है रिपोर्ट जो है इसमें देखा गया एग्रीकल्चर ऑटोमेशन के बारे में। तो बेसिकली ऑटोमेशन क्या होता है भाई, अब जैसे आज के जमाने में जो है ढेर सारी मशीनें आ गई हैं, मतलब सोइंग के लिए, अगर जब सीजन स्टार्ट होता है एग्रीकल्चर वाला, जिसमें बेसिकली सीड हम लोग डालते हैं जमीन में, ठीक है, जिससे एक प्रकार से जो है फसल निकलती है। तो सोइंग के लिए अलग मशीन है, ठीक है, ड्रिलर होती है, ठीक है। इसके बाद हार्वेस्टिंग के लिए मशीनें होती हैं। उससे क्या हुआ बेसिकली, एक तो ये हुआ कि प्रोडक्टिविटी तो बढ़ गई, समझ रहे हैं ना, मतलब अपने को कम बंदे चाहिए, ज्यादा काम हो जा रहा है मशीनों से। एग्रीकल्चर ऑटोमेशन का मतलब है भाई मशीनों के थ्रू काम करवाना, ठीक है, मशीनों के थ्रू काम करवाना। लेकिन समस्या क्या आ गई भाई, जो एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको बेसिकली क्या हुआ कि भाई इनके एक प्रकार से जो उनका काम था वो छिन गया। जो बड़े किसान हैं,
तो इनइक्वालिटी जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई, असमानता बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? जो बड़े किसान हैं, जो कि वैसे बिग फार्मर्स हैं, उनके पास तो भाई जमीनें हैं, उनके पास ठीक ठाक प्रोडक्टिविटी है, उनके पास पैसे हैं, तो उनके पास मशीनें आ जाती हैं, ट्रैक्टर्स आ जाते हैं, कंबाइन मशीन, थ्रेशिंग मशीन, तो ढेर सारी मशीनें आ जाती हैं। लेकिन जो छोटे मोटे किसान हैं, जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ जमीनें हैं, जिनके पास इस प्रकार के इक्विपमेंट्स नहीं है, तो उनको बेसिकली जो है समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं एग्रीकल्चर ऑटोमेशन से। बाकी इसमें कुछ नहीं है, आप ये रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा जरूर, ठीक है। स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, एफओ। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आज का, स्कीम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीगेट पावर लॉन्च। इसमें कुछ नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो है ये लॉन्च किया है कि भाई जो भी एक प्रकार से एलोकेशन, जैसे शक्ति स्कीम है, तो सब कुछ शक्ति स्कीम किस लिए है? तो भाई कई पावर प्लांट्स होते हैं। पावर प्लांट्स बेसिकली क्या होते हैं? जैसे कोयला जो होता है, कोल जो होता है, उसको जो बर्न किया जाता है, उसी प्रकार से पानी को गर्म किया जाता है, और पानी गर्म करने के बाद जो भी उसका एक प्रकार से वेपर होता है, भाप होता है, ठीक है, वाष्प होता है, उसके थ्रू टरबाइन घुमाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो भाई ऐसे कुछ पावर प्लांट्स हैं, जैसे कोयला जो है हर जगह नहीं पाया जाता है, ठीक है, कुछ ही ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे कोयला पाया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट तो हर जगह चाहिए ना भाई। तो जहाँ पावर प्लांट्स है, जहाँ पे एक प्रकार से कोयला कोल जो है अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ किस प्रकार से जो है आसानी से कोल अवेलेबल कराया जाए, तो कोल सप्लाई के लिए जो है ये शक्ति स्कीम था। आपको ये पता होना चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि शक्ति स्कीम जो है वो कोल सप्लाई के लिए है, ठीक। तो आई थिंक ये जो शॉर्ट न्यूज़ था उसको हम लोग तेजी से कवर किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया है। तो हम लोग फिर से अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जो भी अगला टॉपिक होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।